कभी सोचा है एक नर्स की डायरी में लिखे छोटे छोटे नोट्स कैसे किसी बड़ी मेडिकल खोज की वजह बन सकते हैं? ये सब मुमकिन होता है डेटा कलेक्शन से, यानी जानकारी इकट्ठा करने की एक बहुत ही सोची समझी कला से। तो चलिए आज इसी दिलचस्प दुनिया में गोता लगाते हैं। तो सवाल ये उठता है कि मरीजों के देखभाल का कोई भी नया तरीका आखिर वो भरोसेमंद और स्टैंडर्ड प्रैक्टिस बनता कैसे है? जवाब सीधा सा है, ठोस सबूतों के आधार पर। और ये सबूत आते हैं सही तरीके से इकट्ठा किए गए डेटा से। असल में नर्सिंग रिसर्च का मकसद बहुत सीधा और साफ है, ऐसे सबूत तैयार करना जिनसे मरीजों की देखभाल बेहतर हो और साथ ही नर्सिंग प्रोफेशन को और आगे बढ़ाया जा सके। तो आइए एक नज़र डालते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। हम जानेंगे कि नर्सिंग रिसर्च इतनी ज़रूरी क्यों है, फिर समझेंगे कि डेटा कलेक्शन असल में है क्या। हम रिसर्चर्स के टूल किट में भी झांकेंगे, पूछताछ और ऑब्जर्वेशन से लेकर मेजरमेंट और एनालिसिस तक। और आखिर में देखेंगे कि ये सारा डेटा मरीजों की बेहतर देखभाल में कैसे बदल जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले शुरू करते हैं बिल्कुल बेसिक सवाल से। डेटा कलेक्शन होता क्या है? आखिर ये हर मेडिकल रिसर्च की नींव क्यों है? इसे ऐसे समझिए, डेटा कलेक्शन एक बहुत ही सिस्टमैटिक मतलब एक तय तरीके से चलने वाला प्रोसेस है। इसमें रिसर्चर्स अपने खास सवालों के जवाब ढूंढने के लिए अलग अलग सोर्सेस से जानकारी जमा करते हैं। यहाँ कुछ भी अंदाजे पर नहीं छोड़ा जाता, सब कुछ एक प्लान के हिसाब से होता है। और इस प्रोसेस के ना 3 बहुत ज़रूरी उसूल हैं। सबसे पहला, ये सिस्टमैटिक होना चाहिए, मतलब एक प्लान के साथ। दूसरा, ये कि तरीका एक जैसा हो, हर किसी से डेटा एक ही तरह से लिया जाए। और सबसे ज़रूरी तीसरा, ईमानदारी, ताकि जो भी नतीजे निकलें वो एकदम सटीक और भरोसेमंद हो। तो चलिए अब एक रिसर्चर के टूल किट में झांकते हैं, देखते हैं उनके पास क्या क्या औजार होते हैं। शुरुआत करते हैं उन तरीकों से जहां सीधे लोगों से बात की जाती है या उन्हें ऑब्जर्व किया जाता है। इस टूल किट का सबसे पहला और शायद सबसे जाना पहचाना टूल है इंटरव्यू। जरा सोचिए, एक रिसर्चर मरीज से आमने सामने बैठकर बात कर रहा है। इससे सिर्फ ये नहीं पता चलता कि क्या हुआ, बल्कि ये भी कि क्यों और कैसे हुआ। ये किसी भी मुद्दे की तह तक जाने का एक बेहतरीन जरिया है। तो अगर इंटरव्यू और क्वेश्चनर यानी प्रश्नावली को आमने सामने रखें तो क्या फर्क दिखता है? देखिए, इंटरव्यू में आपको गहराई मिलती है, लोग ज्यादा खुलकर बात करते हैं, लेकिन हाँ, इसमें वक्त और पैसा दोनों ज्यादा लगता है। वहीं दूसरी तरफ क्वेश्चनर सस्ता है और आप एक साथ बहुत सारे लोगों तक पहुंच सकते हैं। पर इसमें एक दिक्कत है कि जवाब अक्सर अधूरे या सतही मिलते हैं। अच्छा, पूछने के अलावा एक और पावरफुल तरीका है और वो है सिर्फ देखना। इसे कहते हैं ऑब्जर्वेशन मेथड। इसमें रिसर्चर, आप कह सकते हैं, एक तरह से जासूस बन जाता है, जो लोगों को उनके नेचुरल माहौल में बिना टोके उनके व्यवहार को रिकॉर्ड करता है। अब ये ऑब्जर्वेशन भी 2 तरह का हो सकता है। एक होता है स्ट्रक्चर्ड, जहां रिसर्चर के हाथ में एक बनी बनाई चेकलिस्ट होती है, वो बस पहले से तय चीजों पर टिक मार्क करते जाते हैं। और दूसरा है अनस्ट्रक्चर्ड, यहां कोई चेकलिस्ट नहीं होती। रिसर्चर बस एक खुली डायरी की तरह होता है, जो कुछ भी जरूरी लगता है उसे नोट कर लेता है। और जानते हैं इस मेथड का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट क्या है? अगर इसे ठीक से किया जाए तो इसमें रिसर्चर का खुद का बायस, मतलब उसका झुकाव, काफी हद तक खत्म हो जाता है। यानी जो डेटा मिलता है वो ज्यादा ऑब्जेक्टिव और भरोसेमंद होता है। चलिए एक टूल किट में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं उन तरीकों की जो सीधे सीधे शरीर से जुड़े डेटा को मापते हैं, जिन्हें हम कहते हैं शारीरिक माप या बायोफिजियोलॉजिकल मेजरमेंट्स। बायोफिजियोलॉजिकल मेजरमेंट्स ये वो तरीका है जिसमें क्लिनिकल इंस्ट्रूमेंट्स यानी मशीनों की मदद ली जाती है। इनसे मरीज के शरीर से सीधे और बहुत ही सटीक आंकड़े मिलते हैं। मतलब ये पूरी तरह ऑब्जेक्टिव होते हैं, इन पर शक की गुंजाइश नहीं होती। इन मेजरमेंट्स को हम मोटे तौर पर 2 कैटेगरी में बांट सकते हैं। पहली है इन वीवो। ये एक लैटिन शब्द है जिसका मतलब ही होता है जीवित शरीर के अंदर। तो ये वो सारे टेस्ट हैं जो सीधे शरीर पर ही किए जाते हैं। जैसे कि हम सब जानते हैं, ब्लड प्रेशर लेना, हार्ट रेट चेक करना, बॉडी टेम्परेचर मापना या फिर ईसीजी और पल्स ऑक्सीमेट्री, ये सारे के सारे इन वीवो मेजर्स के ही उदाहरण हैं। और दूसरी कैटेगरी है इन विट्रो मेजर्स। अब विट्रो का मतलब होता है कांच में, जैसे कि एक टेस्ट ट्यूब में। तो नाम से ही साफ है, ये वो माप है जो शरीर से लिए गए सैंपल पर लैब में किए जाते हैं। बिल्कुल, जैसे ब्लड केमिस्ट्री टेस्ट हो गए, हार्मोन लेवल्स की जांच हो गई, यूरिन एनालिसिस या फिर कोई टिश्यू सैंपल, ये सब शरीर के बाहर लैब के अंदर होता है। अब सवाल ये है कि ये सारी जानकारी आखिर जाती कहाँ है?
उसे इस तरह के एक डेटा कलेक्शन फॉर्म पर बहुत ही सावधानी से रिकॉर्ड किया जाता है। यहाँ हर चीज़ व्यवस्थित होती है, मरीज की आईडी, उम्र, वजन से लेकर हर जरूरी माप तक। चलिए अब टूलकिट के कुछ और खास औजारों पर आते हैं। ये वो टूल्स हैं जो उन चीज़ों को भी मापने में मदद करते हैं जिन्हें छूकर या देखकर नहीं समझा जा सकता, जैसे किसी की भावनाएं या अनुभव। इन्हें हम स्केल्स कहते हैं। ये एक तरह से क्वेश्चनर का ही ज़्यादा एडवांस्ड और सटीक रूप है। इनका इस्तेमाल खास तौर पर दर्द, चिंता या मतली जैसी सब्जेक्टिव चीज़ों को मापने के लिए होता है, मतलब वो चीज़ें जिन्हें कोई मशीन नहीं माप सकती। इनमें दो तरह के स्केल्स बहुत कॉमन हैं। एक है लाइकर्ट स्केल, आपने जरूर देखा होगा, जहां आपको पूरी तरह सहमत से लेकर पूरी तरह असहमत तक में से कोई एक ऑप्शन चुनना होता है। और दूसरा है विजुअल एनालॉग स्केल। इसमें एक सीधी लाइन होती है और लोगों से कहा जाता है कि वो अपने अनुभव, जैसे दर्द की शिद्दत, को उस लाइन पर एक निशान लगाकर बताएं। तो आखिर में इन सारे अलग अलग तरीकों से डेटा इकट्ठा करने का सबसे बड़ा मकसद क्या है? घूम फिर कर बात एक ही जगह आती है, मरीजों की देखभाल को और बेहतर बनाना। और अब जाते जाते एक सवाल आपके लिए। सोचिए, अगर किसी को एक पुरानी और लंबी बीमारी से जूझ रहे मरीज के पूरे अनुभव को समझना है, तो कौन सा डेटा कलेक्शन मेथड सबसे कारगर होगा? क्या एक गहरा इंटरव्यू, या एक बड़ा सा क्वेश्चनेयर, या फिर मरीज को सिर्फ ऑब्जर्व करना, या शायद इन सब का एक मिला जुला रूप? असल में इसका कोई एक जवाब नहीं है, सब कुछ रिसर्च के लक्ष्य पर निर्भर करता है।